हाय। सो एज वी ऑल नो दैट ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ लाइफ कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो क्या होता है, जब हमें डायग्नोसिस मिलता है तो हमें लगता है कि अरे वाह, अब मतलब बस एक ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हमें और हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट सैडली रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूजुअली जो आपके मेन डॉक्टर होते हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं और वही आपकी कंडीशन को ओवरऑल मैनेज करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें जो दूसरे स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे MCTD है, यानी कि मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो ओवरलैप कर सकती हैं। तो इसी वजह से इसके सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। अब एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम जो मेडिसिन लेते हैं उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी आइज़ पर भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हम रेगुलर आई चेकअप्स करवाते रहें। एवरी 6 मंथ्स और वंस अ ईयर ऑप्थेमोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो सकता है। अगर जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहे हैं या चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर मोबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तब हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। और क्योंकि हम में से बहुत लोग इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर कोल्ड हो जाए या फीवर आ जाए या फिर और कोई हेल्थ इशू हो जाए और समझ ना आए, तब हमें जनरल मेडिसिन या MD डॉक्टर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में। कभी रैशेज हो जाते हैं तो कभी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि जो हर रैश होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, तो इसीलिए हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना तब हेल्पफुल होता है। और हेयर फॉल मुझे लगता है क्रॉनिक इलनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। हेयर फॉल ऑटो इम्यून डिजीज़, स्ट्रेस, मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर इलनेस के ओवरऑल इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें उस टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी वो ये कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में हर सिम्टम का आंसर एक ही डॉक्टर के पास नहीं होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मल्टीपल डिजीज़ ओवरलैप कर सकती हैं, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कभी कभी, जैसे कि किडनीज, लंग्स, हार्ट और दूसरे सिस्टम। तो इसमें हमें फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पर इन सब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ कभी कभी ही स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की नीड पड़ती है। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई नया सिम्टम्स आता है तब अक्सर समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। वैसे तो यूजुअली आपके जो मेन डॉक्टर होते हैं यानी रूमेटोलॉजिस्ट, वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कब और किस स्पेशलिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए। बस ज़रूरत होती है कि आप उनसे ओपनली अपने सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करें और नोटिस करें कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं और थोड़ा सा अवेयर रहें कि आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा है, जितना भी सीखा है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी एक भी पर्सन के कन्फ्यूजन को थोड़ा भी कम करती है तो मुझे ये लगेगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पस सक्सेसफुल हो गया।